पृथ्वीराज चौहान हमारे भारत के इतिहास के आखिरी हिंदू शासक माने जाते थे। इन्हें केवल 11 साल की उम्र में ही राजा बना दिया गया था। यही वजह थी कि 25 साल की उम्र तक ये देश के एक बहुत ही शक्तिशाली शासक बन गए थे। पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही बुद्धिमान राजा थे। राजपाट और युद्ध कला के साथ साथ इन्हें कुल 6 अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था, यानी कि ये 6 अलग अलग भाषाएं बोल और लिख दोनों लेते थे। अगर पौराणिक इतिहास से हटकर देखें तो पृथ्वीराज चौहान हमारे भारत के इतिहास के इकलौते ऐसे शासक थे जो शब्द भेदी वार चलाते थे। इनकी इतनी सारी काबिलियतों के बाद भी तराइन मैदान के आखिरी युद्ध में मोहम्मद गौरी से ये हार गए थे, क्योंकि इन्हें मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर हमारे ही देश के एक राजपूत राजा जयचंद ने धोखा दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है कृतिक और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा इतिहास बताने वाले हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1166 में चौहान या चाहमना डायनेस्टी के राजा सोमेश्वर और रानी कपूरा देवी के घर हुआ था। इस समय चौहान डायनेस्टी का शासन राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था और इनकी राजधानी थी अजमेर। सन 1177 में राजा सोमेश्वर की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद राजगद्दी पर पृथ्वीराज चौहान को बैठा दिया जाता है। इस समय पृथ्वीराज चौहान की उम्र केवल 11 साल होती है, इसलिए राज का पूरा संचालन उनकी मां कपूरा देवी ही संभालती है। लेकिन 11 साल की उम्र से ही पृथ्वीराज के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ तो आ ही जाता है, जिस वजह से वो एडल्ट होते होते बहुत बुद्धिमान और एक शक्तिशाली राजा बन जाते हैं। और इतिहास गवाह है, जब भी कोई शक्तिशाली हुआ है तो उसके ईर्ष्या करने वाले भी बढ़ गए हैं। पृथ्वीराज चौहान से भी कई सारे राजा ईर्ष्या रखते थे। इन्हीं में से एक थे राजा जयचंद। राजा जयचंद कन्नौज के गढ़वाल राजपूत थे और गढ़वाल डायनेस्टी उस समय एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी हुआ करती थी। राजा जयचंद ने एक बार चक्रवर्ती राजा बनने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी राजपूत राजाओं को उनकी अधीनता स्वीकार करनी थी। दूसरे कई सारे राजाओं ने तो उनकी अधीनता मान ली, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को उनके अंडर में काम करना बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं था। और इसी के बाद से राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच दुश्मनी सी हो गई थी। इसी बीच पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद की बेटी राजकुमारी सहयोगिता की लव स्टोरी भी शुरू हो चुकी थी। दरअसल एक बार पन्ना रे नाम का एक चित्रकार राजकुमारी सहयोगिता को पृथ्वीराज चौहान का एक स्केच दिखाता है, जिसे देखकर सहयोगिता उनके प्रति काफी मोहित हो जाती हैं। फिर ये चित्रकार राजकुमारी सहयोगिता का स्केच बनाकर पृथ्वीराज चौहान को दिखाता है, तो वो भी उनके प्यार में पड़ जाते हैं। ये बात किसी तरह राजा जयचंद को पता चल जाती है, तो वो सहयोगिता का एक स्वयंवर रखते हैं। इस स्वयंवर में पूरे देश के राजाओं को बुलाया जाता है, सिवाय पृथ्वीराज चौहान के। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए राजा जयचंद द्वारपाल की जगह पर पृथ्वीराज चौहान का पुतला खड़ा कर देते हैं। ये बात जब राजकुमारी सहयोगिता को पता चलती है तो वो पृथ्वीराज चौहान को एक पत्र लिखती हैं कि वो केवल उन्हीं से विवाह करना चाहती हैं। पृथ्वीराज चौहान भी इस पत्र के जवाब में उनकी इच्छा पूरी करने का आश्वासन देते हैं। इस स्वयंवर में सहयोगिता सभी राजाओं को पार करते हुए पृथ्वीराज चौहान के पुतले के पास पहुंचती हैं और पृथ्वीराज चौहान के पुतले को ही हार पहना देती हैं। तभी अचानक वहां पृथ्वीराज चौहान पहुंचते हैं और भरी सभा से सहयोगिता को उठाकर ले जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद के बीच रिश्ता और ज़्यादा बिगड़ जाता है और राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने की ठान लेते हैं। यहाँ से स्टोरी में एंट्री होती है मोहम्मद गौरी की। हमारे भारत के इतिहास को कई सारे बाहरी शासकों ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके लिखवाया है। इस वजह से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच का जो इतिहास है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिलता है। कई कहते हैं कि इन दोनों के बीच 21 बार युद्ध हुआ था, कई कहते हैं कि इन दोनों के बीच 17 बार युद्ध हुआ था, लेकिन ऑफिशियली इन दोनों के बीच केवल 2 युद्धों का जिक्र मिलता है। बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट जो कि 1191 में हुई थी और बैटल ऑफ तराइन सेकंड जो कि 1192 में हुई थी। बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, मोहम्मद गौरी जो कि एक अफगानी सेनापति था, उसे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करना था, इसलिए उसने 1191 में पृथ्वीराज चौहान पर अपनी सेना लेकर हमला कर दिया। ये युद्ध हरियाणा के तराइन मैदान में हुआ था, इसलिए इसे बैटल ऑफ तराइन कहा जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराया और हारने के बाद जब मोहम्मद गौरी भागने लगा तो पृथ्वीराज चौहान की सेना ने उसका पीछा नहीं किया, उसे जाने दिया, जो कि भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती कहलाती है, क्योंकि इसके बाद सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने धोखा देकर हरा दिया था। इसके अलावा इस युद्ध में राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए गौरी को अपना सैन्य बल दे दिया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने बड़ी ही चालाकी से अपनी सेना को पृथ्वीराज चौहान से दूर रखा और दूर से ही इन पर तीर से वार करते रहे। इसके बाद शाम को जब युद्ध खत्म होने का समय आया और पृथ्वीराज चौहान की सेना थक चुकी थी, तब गौरी ने अपनी असली सेना से हमला किया
और पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। यहाँ पर गौरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान को झुकाने का हर संभव प्रयास किया, पर पृथ्वीराज को झुकाना नामुमकिन था। इसलिए अंत में पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गर्म लोहे के सरिये घुसाकर उन्हें अंधा कर दिया गया। इसके बाद मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के मित्र और गुप्तचर कवि चंद बरदाई से उनकी शब्द भेदी कला के बारे में पता चलता है। गौरी को इस बात पर यकीन नहीं होता कि कोई व्यक्ति बिना आंखों के केवल आवाज सुनकर निशाना लगा सकता है, इसलिए वो पृथ्वीराज चौहान की इस कला का प्रदर्शन रखता है। इस प्रदर्शन कार्यक्रम में वो खुद अपना सिंहासन जमीन से थोड़ा ऊपर रखता है और खुद बोलकर इस कार्यक्रम को शुरू करने का आदेश देता है। इसी वक्त कवि चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान को एक दोहा बोलकर गौरी की एक्चुअल पोजीशन बताते हैं। वो दोहा था, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान गौरी की आवाज़ सुनकर उसकी आवाज़ की दिशा में एकदम सटीक निशाना लगाते हैं और गौरी को मार गिराते हैं। वैसे ये जो कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़कर इतिहास की सबसे बड़ी गलती की थी, ये बात एकदम सही नहीं है, क्योंकि मोहम्मद गौरी युद्ध में हारने के बाद युद्ध भूमि छोड़कर जख्मी हालत में भागने लगा था और राजपूत धर्म ये नहीं कहता कि किसी जख्मी हालत में निहत्थे भागते हुए शत्रु को पकड़कर मारा जाए। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को भागने दिया। इतिहास में अगर किसी से गलती हुई थी तो वो थे राजा जयचंद। माना कि पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन उन्हें एक विदेशी आक्रांता की मदद के लिए अपनी सेना नहीं देनी चाहिए थी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद अपनी सेना को मजबूत किया और राजा जयचंद को भी युद्ध में परास्त कर दिया। इसके बाद भारत में गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम राजवंश की स्थापना की। इस राजवंश की स्थापना के बाद भारत में लोगों पर अत्याचार, उनका धर्म बदलवाने की कोशिश और उनसे बिना मतलब का टैक्स भी वसूला जाने लगा था। हमारे भारत का इतिहास आप तक पहुंचाने का हमारा ये एक छोटा सा प्रयास था। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट करें और हाँ, हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लें।